न्यूज और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हमारे यूपी की अहम खबरों के साथ। गोरखपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। गोरखपुर महोत्सव का समापन हुआ है, ग्रामीण अंचल के लोगों ने हिस्सा लिया है। तो 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव का आज 13 जनवरी को समापन हो गया है। इस दौरान कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हुए हैं, जहां अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तभी से गोरखपुर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इसके पहले कोई भी सरकार गोरखपुर में कभी भी गोरखपुर महोत्सव नहीं करवाया है। और जब सपा की सरकार थी तो केवल सैफई में ही महोत्सव होता था और अब गोरखपुर में भी गोरखपुर महोत्सव हो रहा है और इसमें ग्रामीण अंचल के भी लोगों ने अपना प्रतिभा किया है, जिससे हमें एक खुशी मिलती है। बड़े बड़ी चीजों को और लोग आके यहाँ से इस प्रदर्शनी से, इस गोरखपुर महोत्सव से एक ज्ञान का एक एग्जाम्पल लेके जा रहे हैं, सीख के जा रहे हैं, लर्निंग प्रोसेस हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी चीज है कि क्या इस शहर ने उपलब्धि पाई है। हर साल ये शहर कैसे अपग्रेड हुआ है, कैसे ये नौकायान से लेके, कैसे इंडस्ट्रियल एरिया, कैसे गीडा से लेके, कैसे एयरक्राफ्ट या कैसे रेलवे स्टेशन का, और कैसे यहाँ के गली नली और यहाँ के बड़े बड़े नालों का चौड़ीकरण, सड़कों का, बिजली का, व्यवस्था का एक पूरा समूचा ढांचा इस गोरखपुर महोत्सव के द्वारा दिखाया गया। गोरखपुर तब और गोरखपुर अब वो दिखाया गया। गोरखपुर की संस्कृति का रहल, एक इतिहास का रहल। गोरक्षपीठ ने कैसे 5 पीढ़ी एक आंदोलन किया, कैसे उस आंदोलन को 5वीं पीढ़ी में पूज्य महाराज जी द्वारा, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 22 जनवरी को प्रभु राम के मंदिर का कपाट खुलेगा, प्रभु राम विराजेंगे और उसके दर्शन होंगे। एक बार हम चार जोर से बोलिए जय श्री राम। अभी से 16 जनवरी के लिए 16 जनवरी से अभी से हम तैयारी करें। हर देव मंदिर में और परिवार के लोग हर घर में राम नाम संकीर्तन का पाठ करें। हमारे यहां कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है तो हम लोग पहले से अखंड रामायण का पाठ करते हैं। राम नाम संकीर्तन का सभी परिवार के लोग, गांव के लोग, मोहल्ले के लोग मिलकर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं और हम लोगों को भी प्रभु के नाम का स्मरण करना चाहिए। 22 जनवरी के कार्यक्रम में प्रातःकाल घर में साफ सफाई, पूजा पाठ करने के बाद जैसे ही अयोध्या का कार्यक्रम आए उसको हम अपने घरों में देखें, देव मंदिरों में स्क्रीन लगा करके उसका लाइव प्रसारण देखें, उस दृश्य के साक्षी बने। सैकड़ों वर्षों के बाद यह दिन आया है और हजारों वर्षों के लिए आने जा रहा है। याद करिए, सैकड़ों वर्षों के बाद आया है, 500 वर्षों के बाद। कितनी पीढ़ियों ने संघर्ष किया, बहुत सारी पीढ़ियां संघर्ष करते करते चली गई, लेकिन यह दिन नहीं देख पाए। आप सब सौभाग्यशाली, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम अपनी आंखों से इस दृश्य को देख रहे हैं। प्रभु की लीला का अपने सामने अवतरण देख रहे हैं और उस दृश्य के हम सब साक्षी बने, यह सबसे महत्वपूर्ण है। और उस कार्यक्रम में हम प्रत्यक्ष वहां बाद में जाएंगे, लेकिन लाइव प्रसारण उसको देखें अपनी आंखों से, क्योंकि आप प्रत्यक्ष जो वहां बैठेंगे वहां पे भी उसी रूप में आप देखेंगे। और अपने स्क्रीन में, टेलीविजन की स्क्रीन में या देव किसी मंदिर के स्क्रीन में आप उसको देखिए। जब एक कार्यक्रम संपन्न हो फिर मंदिर में पूजा करिए और प्रसाद वितरण करिए, कंबल और गरीबों को ऊनी वस्त्र वितरण करिए। सायंकाल अपने घर में, देव मंदिरों में दीपोत्सव का आयोजन। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मथुरा में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस भी अब दमदारी के साथ मैदान में उतर चुकी है, जिसके लिए वहां अब कांग्रेस भी अपनी खोई हुई ताकत को वापस पाने के लिए हिंदुत्व के मुद्दे को अपने कार्यक्रम में अपना रही है। क्योंकि जिस तरह से आज कांग्रेस कृष्ण की नगरी मथुरा से अपनी चुनावी रणभूमि का शंखनाद किया है और अपनी जिलों की आयोजित कार्यशाला में जहां सबसे पहले वंदे मातरम द्वारा इसकी शुरुआत की गई, जिससे अब लगता है कि कांग्रेस भी हिंदुत्व के मुद्दे पर आकर हिंदुओं को साधने के लिए तैयार होकर मैदान में उतर रहा है। क्योंकि मथुरा में आज राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय रॉय दोनों कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए।
जहां उन्होंने पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि पर दर्शन और पूजन किया और फिर कार्यशाला में शामिल हुए, जहां पर 13 जिलों के कांग्रेस नेताओं को आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के हर दाव की काट निकालने के लिए मंत्र दिए और जहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि हमने लोकसभा चुनाव के लिए मंडल के हिसाब से कार्यशाला आयोजित की है, उसी के लिए यहां आए हैं। वहीं राम मंदिर के मुद्दे पर उन्होंने कहा है कि हमने भी राम और कृष्ण को पूजा है, वो सब के भगवान हैं, मगर भाजपा के द्वारा दिए निमंत्रण को स्वीकार करना या नहीं करना ये हमारी मर्जी है, क्योंकि राम मंदिर बन रहा है, ये खुशी की बात है, मगर भाजपा उसका न्योता दे, उस पर जाए या ना जाए, ये अपनी अपनी मर्जी है। वह भाजपा अपना कार्यक्रम बना रही है। वहीं उन्होंने राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर बोला है कि हमारे नेता हजारों किलोमीटर यात्रा शुरू करने वाले हैं, जो कि हर गरीब, मजदूर और हर वर्ग के लोगों से मिलेंगे, जिससे उनका दुख दर्द जान सकें और ये यात्रा फरवरी में यूपी में आकर समाप्त होगी। वहीं ईवीएम के सवाल उठाने के सवाल पर कांग्रेस नेता चुप्पी साधते हुए नजर आए। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरीके से जुट चुकी है। अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय ने वहां पर शंखनाद किया है और सभी कार्यकर्ताओं से 2024 के लोकसभा चुनाव में जुटने का आह्वान किया है। उत्तर प्रदेश 14 जनवरी को मणिपुर से कल शुरू होने जा रही है। 14 फरवरी को ये यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। 25 फरवरी तक यह यात्रा 1200 किलोमीटर से भी ज़्यादा ये यात्रा उत्तर प्रदेश के साथियों से मिलकर यहाँ से आगे। उत्तर प्रदेश 14 जनवरी को मणिपुर से कल शुरू होने जा रही है। 14 फरवरी को ये यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। 25 फरवरी तक यह यात्रा 1200 किलोमीटर से भी ज़्यादा ये यात्रा उत्तर प्रदेश के साथियों से। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में हर्ष और उल्लास का माहौल बना हुआ है। उसी के क्रम में आज देवरिया जनपद में परम पूज्य रितेश्वर जी महाराज के ज्ञान प्रवचन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देवरिया सदर सांसद रमापति राम त्रिपाठी, नगर पालिका अध्यक्ष अलका सिंह, विधायक सुरेंद्र चौरसिया, रामपुर कारखाना और भाजपा के कई वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन सदगुरु रितेश्वर जी ने दीप प्रज्वलित कर किया। सदगुरु रितेश्वर जी का कहना है कि उनके आशीर्वाद प्राप्त ऑडिटोरियम में उपस्थित भक्तों ने लिया है। इस कार्यक्रम का नाम लौटाए राम रखा गया। ये कार्यक्रम ऑडिटोरियम में रखा गया। हजारों की संख्या में भक्त आए और इस कार्यक्रम का आनंद उठाया। श्री रितेश्वर जी महाराज ने कई ऐसे विवादित बयानों का जवाब दिया जिसमें सनातन का विरोध किया गया था। धर्म परिवर्तन पर जब सदगुरु रितेश्वर जी से प्रेस वार्ता में पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि ये धर्म स्वीकृति नहीं, धर्म विग्रह है जो लोभ के कारण लोग ग्रहण कर रहे हैं। देखिए, सनातन का अर्थ होता है शाश्वत। क्योंकि वो अज्ञानी हैं, नहीं जानते। वो कोई मुख्यमंत्री का स्टार बेटा है जो एक्टिंग करता है, कोई ऐसे हैं जो पिता के बल पर ही उनको सब कुछ मिला हुआ है, और बाकी लोग भी ऐसे ही हैं जो। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा कि जो लोग ये बोल रहे हैं उनको आशा तो होगी कहीं से वोट पाने की। कोई अपना नुकसान को चाहता नहीं। इसका मतलब आज भी देश में ऐसे लोग हैं जिनके वोट उनको मिलने के आसार हैं, इसलिए उन्होंने अपना राग अलापा है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, अपना अपना राग अलापते रहिए। वो तो भारत की जनता तय करेगी और तय हो भी रही है। अब समय समय पर उनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा या उनको इसका पुरस्कार मिलेगा, ये आने वाले, चूंकि ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र ही पूजा है हमारे लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिजनौर से खबर है जहां बेटे बहू ने रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। प्रॉपर्टी के लालच में ही अपनी मां की हत्या कर दी है। पुलिस ने आरोपी बेटे और बहू को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। तो खबर बिजनौर से है जहां प्रॉपर्टी के लालच में अपनी ही मां की धारदार हथियार से बेरहमी से गला काटकर हत्या के आरोपी बेटे बहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसे लेकर पुलिस ने बताया है कि जिले के थाना नगीना देहात क्षेत्र के गांव अजूपुरा रानी में 2 दिन पूर्व गांव की ही महिला फिरोजा खातून की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें आज पुलिस ने हत्या का खुलासा कर दिया है, जिसमें लालची बेटा और उसकी बहू ने
जमीन के लालच में रिश्तों को तार तार करते हुए अपनी ही मां की बेटा बहू ने धारदार हथियार से बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी और अपना जुर्म छुपाने के लिए अपनी मां की लाश को कमरे में बंद कर अल्ट्रासाउंड कराने के बहाने फरार हो गए थे, जिसमें आज पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए हत्यारा बेटा दानिश और हत्यारन बहू उजमा को घटना में उपयोग धारदार हथियार कुल्हाड़ी सहित गिरफ्तार कर लिया है। आप जानते हैं कि दिनांक 11/1/2024 को थाना नगीना देहात क्षेत्र के अजूपुरा रानी गांव में एक फिरोज नामक 65 वर्षीय वृद्ध महिला की गले पर चोट पहुंचाकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में थाना नगीना देहात पर हत्या का अभियोग पंजीकृत था। घटना का आज सफल अनावरण किया गया। घटना में संलिप्त अभियुक्त मृतका का पुत्र दानिश व उसकी बहू उजमा को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने पर इन लोगों ने अपना जुर्म इकबाल किया और बताया कि मृतका द्वारा अपने हिस्से की जमीन को बेटियों के नाम कर देने की बात बार बार कही जाती थी, जिससे जमीनी लालच में हम लोगों ने प्लानिंग के तहत इनकी कुल्हाड़ी से गले पर चोट पहुंचाकर हत्या कर दी गई। आप जानते हैं कि दिनांक 11/1/2024 को थाना नगीना देहात क्षेत्र के अजूपुरा रानी गांव में एक फिरोज नामक 65 वर्षीय वृद्ध महिला की गले पर चोट पहुंचाकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में थाना नगीना देहात पर हत्या का अभियोग पंजीकृत था। घटना का आज सफल अनावरण किया गया। घटना में संलिप्त अभियुक्त मृतका का पुत्र दानिश व उसकी बहू उजमा को पुलिस द्वारा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। नोएडा के सेक्टर 11 स्थित जीसी धवल अपार्टमेंट में अचानक से भीषण आग लगने के कारण इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। समय रहते निवासियों ने बाहर निकालकर अपनी जान बचाई है और फायर विभाग को सूचना दी है। मौके पर पहुंची करीब आधा दर्जन फाइट टेंडर आग बुझाने में जुटे हुए हैं। फिलहाल किसी के साथ अनहोनी की कोई सूचना नहीं है। इसके साथ ही आग लगने का कारण अभी साफ नहीं हो पाया है। धू धू कर जलती बिल्डिंग की ये आग की घटना नोएडा के थाना फेस 1 क्षेत्र के सेक्टर 11 स्थित जीसी धवल अपार्टमेंट की है, जहां करीब 8:15 बजे आग की सूचना दमकल विभाग को निवासियों ने दी थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर टेंडर की टीम और दमकल की 4 गाड़ियों ने आग बुझाने शुरू कर दिया। फिलहाल पूरी तरह से आग पर काबू पाया नहीं जा सका, लेकिन सीएफओ प्रदीप कुमार का कहना है कि जैसे ही हमें आग की सूचना ऑन कॉल प्राप्त हुई, हमारे 4 फायर टेंडर मौके पर पहुंचे और आग को बुझाना शुरू कर दिया। फिलहाल आग के अंदर कोई फंसा हुआ नहीं है और सभी को समय रहते बाहर निकाल लिया गया है। आग बुझाने का काम जारी है। आग किस कारण लगी है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है और यह आग की घटना नोएडा के सेक्टर 11 स्थित जीसी धवल अपार्टमेंट की है। सीएफओ का कहना है कि यह आग बेसमेंट में लगी थी और धीरे धीरे प्रथम तल पर पहुंच गई है, जिसको बुझाने का प्रयास जारी है और जल्द ही इस घटना पर काबू पा लिया जाएगा। तो नोएडा से खबर है, जहां अपार्टमेंट में अचानक से भीषण आग लग गई और इस भीषण आग में इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। बताया जा रहा है कि इस भीषण आग के लगी आग में अपार्टमेंट में कोई मौजूद नहीं था। सभी को समय रहते इस अपार्टमेंट से बाहर निकाल लिया गया था। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है। वहीं सीएफओ ने बताया है कि हमें करीब 8:30 या 7:45 के बजे 4 कॉल मिली और तुरंत ऑन कॉल के ज़रिए हमारी 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास किया गया। हालांकि ये जो आग थी वो बेसमेंट में लगी थी और ये धीरे धीरे आग प्रथम तल तक पहुंच गई थी। हालांकि इस घटना में कोई भी अनहोनी की कोई भी खबर नहीं है। देखिए, ये 20:11 8:11 रात्रि में फायर सर्विस यूनिट को सूचना मिली कि सेक्टर 11 जीसी धवल अपार्टमेंट, जीसी भट्ट के मकान में धवलगिरी अपार्टमेंट में जो है आग लगी है। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारी फायर सर्विस की गाड़ियां और मौके पर पुलिस आप देख रहे हैं पहुंची हैं और हमने 4 गाड़ियों की मदद से जो है पूर्णतः आग पे काबू पाया है। आग जो है वो ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट हुई थी और प्रथम तल्ले तक पहुंच गई थी। अच्छी बात इसमें यह रही कि कोई भी इंजरी नहीं है और कोई भी व्यक्ति फंसा। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो रहे हैं।